Hello everyone, how are you all? Today we'll try to answer another question of Indian Evidence Act or so as to say Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This question has come in Delhi Judicial Services 2019. So let us understand the question first and we will also highlight the keywords over here. First of all, it says the accused. There is accused, he is in a police custody. Fine. And he provides information to the investigating officer. Investigating officer could be any police officer under Section 27 of the Indian Evidence Act. Now this has changed to our Bharatiya Sakshi Adhiniyam 23 proviso. So whenever we discuss about Section 27 of Indian Evidence Act, now we'll refer it as 23 proviso of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So the IO, to ensure its sanctity, soon thereafter calls independent public witnesses and records the same in their presence. ओके तो उसकी सैंटिटी को बढ़ाने के लिए जो आईओ था उसने इंडिपेंडेंट विटनेसेस बुलाए और उनके सामने वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की whether such information is admissible in evidence. So we have to decide this thing now कि ये जो इंफॉर्मेशन ली गई है क्या ये 27 एविडेंस एक्ट में फॉल करती है और क्या ये एडमिसिबल है इन एविडेंस बाय द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट. एज वी ऑलरेडी नो जो हमारा 5 इंडियन एविडेंस एक्ट है वो जो अब 3 भारतीय साक्षी अधिनियम हो गया है. इट सेज दैट only those things will be made relevant and admissible which are told by the Indian Evidence Act or so as to say भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो जो भी प्रोविजंस हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेट डाउन करेगा उसी में से हम रेलिवेंट एंड एडमिसिबल करेंगे. सो to decide whether this thing falls under section 27 of Indian Evidence Act or to say 23 proviso of Bharatiya Sakshi Adhiniyam or not, we'll discuss with the help of some case laws and the provision itself. First of all, we need to learn 3 sections जो कि बहुत ही important है और आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, which is 25, 26, 27. ये जो तीनों सेक्शन है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन कल्मिनेटेड इनटू वन सेक्शन जो कि हमारा 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है. जो हमारा 25 है वो अब क्या हो गया है 23(1) और जो हमारा 26 है वो हो गया है 23(2) एंड जो हमारा 27 है दैट इज 23 प्रोवाइजो बिकॉज ऑलरेडी वी न्यू दैट जो हमारा 26 था वो प्रोवाइजो था टू बोथ द सेक्शन 25 एंड 26 and that is why now this section 23 proviso is the proviso to 23(1) and 23(2). Let us move forward to our answer. See, first of all you have to understand what does हमारा जो section 27 of the Indian Evidence Act says, जो कि अब proviso to 23 BSA है. It talks about the principle of confirmation by subsequent facts. दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्री में भी आता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि जब सब्सिक्वेंट इवेंट्स कंफर्म कर देती है उस इंफॉर्मेशन को जो कि अक्यूज ने दी थी इन द पुलिस कस्टडी जो कि लीड करती है टू द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, तभी हम इस इंफॉर्मेशन को इस स्टेटमेंट को जो कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को लीड की है उसको एडमिसिबल कर सकते हैं इन द कोर्ट. ठीक है, तो ये हमारा जो है सेक्शन 27 बोलता है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 23 प्रोवाइजो ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो दिस डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट इट सर्व्स एज अ कंफर्मेशन दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अक्यूज्ड इज ट्रू. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन जो अक्यूज सप्लाई करेगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट करेंगे और ये जो डिस्कवरी होगी इसको हम ट्रू मानेंगे क्योंकि जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी ये उसको corroborate कर रही है. We cannot use that word per se, but I am just saying it for the sake of your understanding. Fine. Okay. उसके बाद जो हमारे conditions requisites हैं, जो conditions requisites हैं वो क्या है ये आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करने हैं. जब भी आपको 23 प्रोवाइजो पर आए क्वेश्चन तो आपको उसकी कंडीशंस बतानी है कि व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 23 proviso of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So now this is, first of all, there is a fact that is discovered in consequence.
दिस इज मस्ट, दिस यू हैव टू राइट, क्योंकि ये जो इनकॉन्सिक्वेंस है इसी से हमारा प्रिंसिपल डिराइव होता है, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड। जो इंफॉर्मेशन अक्यूज ने दी थी, इट कुड बी एनीथिंग, जो ये इंफॉर्मेशन है ये स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, ये कन्फेशन हो सकती है, ये एडमिशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस इंफॉर्मेशन में से जो हम फैक्ट डिस्कवर करवा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये जो हमारा कन्फेशन होती है या एडमिशन होती है, जो हमारा कन्फेशन का पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे हमें उसे लेना है। दिस सच इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के अंडर जो अक्यूज्ड है वो कस्टडी में होना चाहिए, ठीक है, वो कस्टडी में होना चाहिए पुलिस ऑफिसर की। इट्स नॉट दैट कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन दैट विल नॉट कम अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 23 प्रोवाइजो ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो हमें क्या बताना है कि वो जो फैक्ट है वो डिस्कवर हुआ है इन द पुलिस कस्टडी एंड द इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, और जो इंफॉर्मेशन दी थी उसी से हमारा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड रिकवरी। जो डिस्कवरी होती है वही रिकवरी को लीड करती है, जो कि हमारा मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो these two are two different things. This section relates to discovery of fact and not to the recovery. Landmark case of पुलिकुरी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर, जो कि हमारा प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, ये उसी टाइम से चला आ रहा है। ये जजमेंट यू हैव टू रीड अबाउट इट, यू हैव टू रीड अबाउट द फैक्ट्स, क्योंकि इस पे प्रोपोजिशन बेस्ड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में एक क्वेश्चन इटसेल्फ आया था। तो दिस जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी इजी जजमेंट, बट इट लेज डाउन न्यूमरस सेट ऑफ फैक्ट्स जो कि बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं हमारे सेक्शन के लिए। एंड इट ऑल्सो डिस्कसेस कि हमारा सेक्शन 27 क्या क्या बताता है इन डेप्थ। तो यू हैव टू रीड दिस जजमेंट। इसमें ये भी बोला गया था कि जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है अक्यूज्ड, ठीक है, वो पुलिस को मोशन में डालता है। क्यों? क्योंकि वो उसी के कंसिक्वेंस में हम डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी उसका कंसिक्वेंस क्या है? द डिस्कवरी। दिस केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज काठीकलूस जजमेंट। इन दिस हमारा जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, इसमें हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्लॉज आ जाता है। ये बोला गया था कि ये जो हमारा सेक्शन 27 है, या फिर जो भी हमारा बीएसए में रेलेवेंट सेक्शन है, ये अब क्या ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के खिलाफ नहीं है, बिकॉज इट इज लीडिंग टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इट वाज हेल्ड इन दिस केस कि जो अक्यूज स्टेटमेंट बोलता है अंडर सेक्शन 27, इट इज डीम्ड टू हैव बीन मेड वॉलंटरीली, कि हम मान के चलेंगे कि उसने वॉलंटरीली ही दी थी। क्योंकि ये एक तो हमारा जो पार्ट है ना, जो पुलिकुरी कटाया के केस में हमें ये भी हेल्ड हुआ था कि जो भी स्टेटमेंट अक्यूज की होती है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट्स होंगे, जैसे कि एक पार्ट हो गया कि मैंने उसे मारा, दिस इज अ कन्फेशनरी स्टेटमेंट एंड दिस विल नॉट बी मेड रेलिवेंट, बट I have hidden the knife over there or whatever he says, ठीक है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा इन द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट कि उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि नाइफ इज देयर। ये भी रेलिवेंट नहीं होगा कि आई हैव हिडन, बट ये रेलिवेंट हो जाएगा कि वहां पे एक नाइफ पाया गया है। एंड जब वो नाइफ विद एविडेंस, हमारा जो ओपिनियन एविडेंसेस है या और साइंटिफिक एविडेंस है, वो लीड करते हैं कि इसी से ही ऑफेंस किया गया था, and then it will lead to हमारा कि now this set of information that was provided that led to the discovery of fact, and now which is relevant because it has also been corroborated by the opinion evidence। तो हम मान के चलेंगे कि ठीक है, अब ये सब सही हो गया है। नाउ द इंक्रिमिनेशन पार्ट ओवर है, जो इंक्रिमिनेट कर रहा था कि मैंने मारा है, दैट इज नॉट बीइंग मेड रेलिवेंट, राइट। सो इसलिए हम आर्टिकल जो 20 सब क्लॉज 3 है उसमें हिट नहीं करेगा। इट विल बी डीम्ड एज इफ ही हैड मेड द स्टेटमेंट वॉलंटरीली, बिकॉज जो आपके अगेंस्ट पार्ट है वो हम रेलिवेंट कर ही नहीं रहे हैं। सो देर इज नो वे दैट इट इज गोइंग टू हिट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3।
So moving on to another important case law. This case law is also very important. So in this case it was held कि जो हमारा सेक्शन 27 है ना, ये हमारा कन्फेशनल स्टेटमेंट पे जो लगता है, ठीक है, बट उस कन्फेशनल स्टेटमेंट पे जो रिकवर होता है मटेरियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले डिस्कवरी होती है ऑफ द फैक्ट एंड उसी से रिकवरी होती है, ठीक है, दैट इज अ लेटर स्टेज, ठीक है। तो जो रिकवरी हुई है मटेरियल ऑब्जेक्ट की, to have recovered from the accused may have been planted by the police, इसमें ये हेल्ड किया गया था कि हो सकता है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लांट किए हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो अगर हमें लगता है कि जो भी वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट किए गए हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई कनेक्टिंग लिंक ही नहीं है बिटवीन द क्राइम एंड थिंग्स रिकवर्ड, तो उनकी जो रिकवरी होगी वो कोई मटेरियल बेयरिंग नहीं करेगी ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ठीक है, मतलब उसने इंफॉर्मेशन दी, वो जो अक्यूज है उसने इंफॉर्मेशन दी, उससे हमारी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई, ठीक है, उससे हमारा रिकवरी हुआ ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। बट अगर वो मटेरियल ऑब्जेक्ट ही वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे ऑफेंस किया गया था, तो देन दैट information itself will have no bearing. That information may be made relevant under section 27 Indian Evidence Act, but now this has no bearing क्योंकि वो जो material object recover हुआ था that is not related to the case, ठीक है। Okay, moving on to द प्रोपोजिशन इटसेल्फ। सो हम इतना आगे आ गए हैं कि हमें प्रोपोजिशन ही भूल गई थी, बट या यू हैव टू सी कि जो ऊपर वाले जो केसेस हैं उसमें से आपको जो रेलेवेंट लगता है वही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। वी हैव टू ओनली राइट द रेलेवेंट केसेस विच आर रेलेवेंट टू आवर प्रोपोजिशन। तो इस जो हमारी प्रोपोजिशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कुछ इंडिपेंडेंट विटनेसेस बुलाए थे और उनके सामने वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की थी, तो क्या वो 27 में एडमिसिबल होगी या नहीं होगी। तो हमने हमारे 27 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पढ़ लिए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या फुलफिल हो रहा है, इंफॉर्मेशन तो फुलफिल हो रही है, इंफॉर्मेशन दी गई है, अक्यूज्ड भी है, ठीक है, और फिर पुलिस कस्टडी भी है। हमारा जो पुलिस कस्टडी वर्ड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस कस्टडी डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि वो लॉकअप में ही होना चाहिए, इट कुड बी एनीवेयर, wherever the accused is being supervised or held up by the police, it will be termed as a police custody, ठीक है। तो this is a very wide term। ये सब तो हुआ, ठीक है, उसने इंफॉर्मेशन दी, अक्यूज है, पुलिस कस्टडी है, बट कोई भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट नहीं हुआ है इन द गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स। तो कोई अगर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स नहीं हुआ है तो देन देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ 27। क्यों? क्योंकि 27 में इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इंफॉर्मेशन consequently must have led to the discovery of fact, and that is why the statement would not be made admissible under section 27 of Indian Evidence Act 23 proviso भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर हम मान भी लें कि वो जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे उनको बुलाया गया था, ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन हमें वैसे ही रेलेवेंट करनी है कि ठीक है उसने इंफॉर्मेशन दी थी, इट इज ऑलरेडी हिट बाय हमारा 93 सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि पुलिस कस्टडी में है वो, ठीक है। अगर पुलिस कस्टडी में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अगर वो कन्फेशनल इन नेचर है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। It will be hit by section 25, 26 of Indian Evidence Act। मतलब relevant तो हो सकती है, but it may not be proved. So I hope you understood the concept of section 27 Indian Evidence Act or 23 proviso. So now you have to learn these sections by heart because this will be upcoming sections in the future. तो इसका आप अच्छे से पढ़ लेना, और these case laws are very very important. So that will be all for today. Thank you guys. Take care.